हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में भी जानेंगे, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, फिज़िकल रिएक्टिविटी और जो इन एलिमेंट्स के ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी सब हम स्टडी करेंगे। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एवरी वन ऑफ यू नो कि पीरियोडिक टेबल में जो 13th to 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सबको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं ये आप अच्छे से जानते हो, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स एंटर द पी सबशेल ऑफ मेन शेल, है ना। यही आपने पी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसा क्यों बोला जाता है, यानी कि 13th to 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, ये आपने यही सीखा था, यही जाना था कि इन्हें इसलिए बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें मेन शेल की पी सब शेल में एंटर करता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो मेन इनके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी होती है वो होती है NS2 NP126, यानी कि जो मेन शेल है उसका s ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इसमें, लेकिन उसका p ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है। ठीक है, 13th ग्रुप में जो एलिमेंट है उसमें मेन शेल के p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। 14th ग्रुप के एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p सब शेल में, 15th ग्रुप में 3 होते हैं। इस तरह से जो 18th ग्रुप का एलिमेंट्स हैं उसमें जो p सब शेल है मेन शेल की वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, यानी कि उसमें NP6 होता है और हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीमली स्टेबल एलिमेंट्स हैं, बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट्स की। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उसमें जो सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनमें d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। अगर मैं सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो वो एलिमेंट्स हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, अगर आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इनमें सभी में ही, या मैं आपको इनकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो है 2s2 2p126। ठीक है, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एलिमेंट्स की। बोरोन के लिए 2p1 हो जाएगा, कार्बन के लिए 2p2, नाइट्रोजन के लिए 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। ठीक है, तो जो सेकंड शेल है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो सेकंड शेल में जा रहे हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि सेकंड शेल में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, 2d तो होता ही। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड पीरियड है उनमें किसी भी एलिमेंट में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेकंड शेल में भरे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अदर पीरियड्स ऑफ ग्रुप 13th to 18th। जो एलिमेंट्स 13 to 18th ग्रुप में हैं, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, सिर्फ उनमें आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को छोड़ दो, आगे के जो पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, 3rd पीरियड के, 4th पीरियड के, 5th पीरियड के, 6th पीरियड के, उन सभी में d ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, सिर्फ सेकंड जो पीरियड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का उनमें d ऑर्बिटल्स नहीं है। नेक्स्ट जो भी पीरियड्स हैं उन सब में एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे फिल्ड हों चाहे अनफिल्ड हों। ठीक है, विच कॉजेज चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब सिंपल सी बात है कि जो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें किसी के पास भी d ऑर्बिटल्स नहीं हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी पीरियड्स के पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन सब के पास d ऑर्बिटल्स हैं। तो इस कारण से सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स और बाकी पीरियड्स के पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स। अगर आपको ध्यान हो, हमने जब पीरियोडिक टेबल स्टडी की या आपने जब पीरियोडिक टेबल देखी तो जैसे मान लो ये 13 to 18th ग्रुप हैं। ठीक है, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th। तो आपने इसके अंदर ना एक ऐसे जिग जैग टाइप का देखा था, और वो जिग जैग क्या था,
वो जो जिगजैग आपने लाइन एक इसमें पार्ट जो देखा था इस तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो थे मेटलॉइड्स या सेमी मेटल, और उनसे जो नीचे वाला पार्ट था यानी कि जो उनकी लेफ़्ट साइड वाला पार्ट था वो क्या था, वो सभी थी मेटल्स, और जो राइट साइड वाला पार्ट था वो था नॉन मेटल्स, है ना। तो जो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनमें सभी में ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मेटल्स भी होंगे, मेटलॉइड्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे। ठीक है, तो अब हम पहले 15th ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, 15th ग्रुप के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, मूविंग डाउन ए ग्रुप इन पी ब्लॉक देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करेक्टर। जब हम पी ब्लॉक में एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो ऊपर जो मेटेलिक करेक्टर होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं कि जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, या मैं कहूं कि नॉन मेटेलिक जो करेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉन मेटल से जो करेक्टर है ना एलिमेंट्स का वो मेटेलिक होता चला जाता है। इसलिए आप ये 15th ग्रुप के एलिमेंट्स में भी इसको आप आसानी से देख पाओगे कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड लास्ट में है बिस्मथ। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो हैं नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टू एलिमेंट्स जो हैं 15th ग्रुप के, दे आर मेटेलॉइड्स, एंड जो लास्ट है बिस्मथ, इट इज़ ए टिपिकल मेटल। बिस्मथ जो है वो बिल्कुल मेटेलिक है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में तीनों ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकरेंस मीन्स ये किस किस फॉर्म में नेचर में हमें मिलते हैं। जो हमने पांचों 15th ग्रुप के जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं वो सभी नेचर में हमें किस रूप में मिलते हैं, किस फॉर्म में वो हमें मिलते हैं। अगर हम पहले बात करें नाइट्रोजन की 15th ग्रुप के पहले एलिमेंट की, नाइट्रोजन की, तो वो 78% एटमॉस्फेयर में है। हम स्टार्टिंग से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे। तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है, और इसका नाम जो है सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी मिलता है, और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम का नाइट्रेट, नाइट्रोजन तो हो ही गई ना इसमें, और पोटेशियम का नाइट्रेट, इन दो फॉर्म में ये जो दो साल्ट्स हैं ये काफ़ी मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। जो सोडियम नाइट्रेट है उसका कॉमन नेम है चिले साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम चिले साल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम है इंडियन साल्ट पीटर। ठीक है, तो ये अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन मिलता है, और ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बींग्स में, मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्रोटीन्स जो हैं उनमें मेन पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का है, क्योंकि प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। और अमीनो ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अमीनो ग्रुप इज़ NH2 ग्रुप, तो उसमें तो नाइट्रोजन है ही। इसलिए प्रोटीन्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन काफ़ी अमाउंट में होता है। ये तो हो गई नाइट्रोजन की अकरेंस। ये अगर आप वैसे सोचोगे कि अकरेंस जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बट यहाँ मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ चिले साल्ट पीटर एंड व्हाट इज़ इंडियन साल्ट पीटर, और इनका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और अगर आप नीट या IIT की JEE की एडवांस की तैयारी करते हैं तो आपको हर पॉइंट, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बोला होगा कि NCERT का ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ नीडेड टू बी लर्नड, आपको अच्छे से वो क्लियर होना चाहिए फॉर एंट्रेंस कंपटीशन जो भी होंगे उन सब के लिए। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अकरेंस उसी के लिए है, बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है आपका। इसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, अर्थ क्रस्ट में भी मिलेगा तो ये मेनली चट्टान है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी जो भूपर्पटी है उसमें भी चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ये चट्टानों में मिनरल की फॉर्म में मिलता है, और जो मेन मिनरल है फास्फोरस का, वो इसकी पूरी फैमिली है एक, उनको एपेटाइट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला ये है Ca9PO46.CaX2, और यहाँ पर X क्या है?
X है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर आप X की जगह पर फ्लोरीन लगा देते हो तो ये हो जाएगा फ्लोरएपेटाइट। तो आप देखो फ्लोरएपेटाइट का फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पर, और एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये है एपेटाइट फैमिली, जो कि मेन मिनरल्स है जिनमें कि फास्फोरस मिलता है। और इसके अलावा फास्फोरस आप जानते हैं कि हमारी जो एनिमल्स में जो बोन्स हैं हमारी, उनमें फास्फोरस तो होता ही है हमारी बोन्स में। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट हमारी बोन्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। इसके अलावा एनिमल एंड प्लांट मैटर, मतलब एनिमल एंड प्लांट मैटर जो भी, मतलब जैसे आप बायोमास कहते हो जिसको, ठीक है, बायोमास या फिर हम कहें जैव मात्रा, उसका मेन जैव मात्रा क्या है, एनिमल एंड प्लांट मैटर। ठीक है, उसका भी मेन कंपोनेंट जो है वो फास्फोरस है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन द लिविंग सेल्स, सेल्स में भी है और बोन्स में भी है हमारी। ठीक है, और मिल्क और एग्स में भी मिलता है, किस फॉर्म में, फास्फोप्रोटीन। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो कि एनिमल और प्लांट मैटर में ये है, हमारी बोन्स में भी है कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में। आप इसको लर्न भी कर सकते हो, CA3PO4 कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में ये बोन्स में होता है, लिविंग सेल्स में भी होता है। मिल्क और एग में किस फॉर्म में होता है, मिल्क और एग में ये फास्फोप्रोटीन्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 3 एलिमेंट्स है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं अपने नेचर में। अर्थ क्रस्ट में इनके सल्फाइड क्रिस्टल्स मिलेंगे। अब हम करेंगे इनके ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। हम जो है ना मेनली आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर एटॉमिक ट्रेंड्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है कि एक ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, किसी भी ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टाइप की होती है, सेम नहीं बट सिमिलर होती है। उनकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम कहें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। 15th ग्रुप जो है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स की होगी NS2 NP3। उनमें S ऑर्बिटल ऑफ मेन शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड P ऑर्बिटल ऑफ मेन शेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। इसलिए ये काफ़ी स्टेबल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। P ऑर्बिटल्स जो हैं इनके एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। S orbital of main shell is completely filled and P is exactly half filled. It means they have 3 electrons and due to which they have extra stability. इसके बाद ये तो था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें। सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो हम रेडियस या साइज़ की ही बात करते हैं। तो ये भी आप कर चुके हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अगर मैं 1 पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, 1 पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूँ, या 2 पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूँ, या 3 पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूँ, सभी एलिमेंट्स की सेम हमने स्टेट लेनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ होते हैं जैसे हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं। तो वही क्राइटेरिया, वही जो बेस है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यानी कि 15th ग्रुप में भी जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे, तो जो एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ है इन अ पर्टिकुलर स्टेट, आयनिक साइज़ इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एज द ट्रेंड्स आर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग 1 by 1, बट दिस इंक्रीज इज लेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हो आप, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, तो ये इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है। आपको आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इतना इंक्रीज़ हो रहा है। बट जब आप आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ मूव करते हो, मीन्स आर्सेनिक से पहले एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ, तो
इनमें जो इंक्रीज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको करना है, क्योंकि रीजंस की जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से इस टाइप के जो क्वेश्चंस अगर रीजनिंग के आते हैं तो ये बीच में से आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक लाइन सिंपल समझ के मिस कर दोगे और आप देखोगे कि पेपर में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है और ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि वो आपकी बुक में से ही मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। यहाँ क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि वाई द इंक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस इन 15th ग्रुप एलिमेंट इज़ लेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ देन फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड या और एफ ऑर्बिटल्स। या तो डी और एफ ऑर्बिटल्स दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, या डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, एफ ऑर्बिटल्स हैं तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं हैवियर मेंबर्स में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो हैं डी और एफ ऑर्बिटल्स भी फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ये जो इनमें और कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनमें जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखोगे कि अगर हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड में तो डी ब्लॉक होता ही नहीं है। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड में भी अगर आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाने स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल 3p कम्प्लीटली फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाते हैं। जब हम फोर्थ पीरियड में जाते हैं जिसमें कि आर्सेनिक है, वहाँ डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो आर्सेनिक जब हम जाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं। फिर जब हम आगे जाते हैं तो एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 में जो है वो डी ऑर्बिटल्स हैं और उनसे जो नेक्स्ट है उसमें एफ ऑर्बिटल्स भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। इसलिए ये तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, इसमें कोई इतना मतलब डीपली आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार देखोगे ना कि थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स के डी सीरीज़ है या नहीं है, फोर्थ में डी सीरीज़ है या नहीं है, फिर फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ पीरियड में क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्सेनिक में डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। फिर एंटीमनी में भी डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन तो नेचुरली पी में ही जा रहा है, आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन तो पी ऑर्बिटल में ही जाएगा, इसमें Np3 ही होगा, लेकिन उससे पहले डी ऑर्बिटल आ चुका है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। उसके कारण इनका जो साइज़ है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता है। इसके बाद आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस भी मैंने आपको बता दिया है कि ये भी इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी आयन की, वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, नाइट्रोजन के 3 पॉजिटिव है, तो जब मैं कह रही हूँ ना कि इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, तो मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन 3 पॉजिटिव, फास्फोरस 3 पॉजिटिव, ठीक है, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव एंड एंटीमनी 3 पॉजिटिव, ठीक है, बिस्मथ से पहले एंटीमनी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम साइज़ से रिलेट करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, अगर साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज़ इंक्रीज़ होने से, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो एक ग्रुप में, टॉप टू बॉटम मूव करते हो, एज द साइज़ इंक्रीजेज सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली अटैच हो जाता है न्यूक्लियस से, इसलिए उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं ग्रुप में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, जैसे कि बाकी ग्रुप्स में भी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पता है कि जब आप पीरियड में मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज़ क्योंकि डिक्रीज़ होता है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ये आपने देखा है। और तो 14th ग्रुप के एलिमेंट से 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यों है, जो इंक्रीज़ हुआ ना 14 से 15th ग्रुप में,
वो इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। वो इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो आप देख चुके हो कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। इसलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच हायर देन कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन्ड बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे इन अ ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज इंक्रीज होने के कारण डिक्रीज होगी। ठीक है, लास्ट जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दो एटम्स के बीच में, ठीक है, अगर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो गया तो शेयर्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इट्स इंक्रीज इज नॉट दैट मच। और उसका रीज़न एटॉमिक साइज़ वाला, क्योंकि हम एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे हैं ना, तो एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा था ना, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए सॉरी यहाँ पर आएगा डिक्रीज इज़ नॉट सो मच दैट मच। ये आप करेक्शन कर सकते हो। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, इसके कारण डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाते हुए डिक्रीज इज नॉट दैट मच। डिक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि एटॉमिक साइज में इंक्रीज कम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमने की और उनके ट्रेंड्स किए। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम एटोमिसिटी कहेंगे। एटोमिसिटी मींस नेचर में जब ये हमें अगर प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं तो ये इनके जो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में कितने एटम्स इनको बना रहे हैं, मींस इनका जो एक पार्टिकल है उसमें कितने एटम्स हैं। सभी एलिमेंट्स जो हैं 15th ग्रुप के वो पॉली एटॉमिक हैं, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सभी। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सिर्फ नाइट्रोजन एक गैस है, और नाइट्रोजन को तो सभी जानते हैं कि ये गैस है, एटमॉस्फेयर में मिलती है, एयर में मेजर पार्ट है इसका। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ऑल आर सॉलिड। इसके बाद मेटालिक करैक्टर तो हम स्टार्टिंग में कर ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसका रीज़न क्या है कि मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है टॉप टू बॉटम मूव करते हुए, उसका रीज़न भी हम साइज से एक्सप्लेन करेंगे। गुड मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स विच कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, यही होता है ना मेटालिक करैक्टर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की टेंडेंसी रखते हों वो एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। सो मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मीन्स टॉप टू बॉटम इन 15th ग्रुप इंक्रीजेस। एंड इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाते हुए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट इनका। और वो मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो साइज़ बड़ा होने के कारण ना इनके जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स थोड़े वीक हो जाते हैं जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आसानी से इनको मेल्ट किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कम टेम्परेचर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ एलोट्रोपी। एलोट्रोपी आपने कार्बन में पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो है वो कई फॉर्म में मिलता है हमें। कार्बन डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, कोल की फॉर्म में मिलता है, हमें फुलेरिन की फॉर्म में मिलता है। तो इसी तरह से ही जो 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके भी एलोट्रोप्स मिलते हैं। ठीक है, और जो उनके एलोट्रोप्स हैं
उनमें नाइट्रोजन, अब जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आप देखोगे उसमें दिया है कि नाइट्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सर्च करोगे तो आप देखोगे कहीं पर लिखा होगा कि बिस्मथ जो है उसके एलोट्रोप्स नहीं होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स होते हैं। और वहाँ दिखाएंगे कि नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोप्स हैं, अल्फ़ा एलोट्रोप एंड बीटा एलोट्रोप यानी कि अल्फ़ा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। ऐसे ही फास्फोरस के तो हैं ही, रेड वाइट एंड ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी एलोट्रोप्स होते हैं, एंटीमनी के भी और आर्सेनिक के भी। बिस्मथ और नाइट्रोजन का कंफ्यूजन है तो, बट हमारी एनसीईआरटी की बुक बता रही है कि नाइट्रोजन को छोड़कर सभी के एलोट्रोप्स हैं। जस्ट इतना ही बताया हुआ है, बाकी ये कुछ नहीं है आपका अभी एनसीईआरटी में कि किसके कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट जब केमिकल रिएक्टिविटी शो कर रहा है ना किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ, तो मेन जो चीज़ उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है वो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही मेनली करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और जो केमिकल रिएक्टिविटी है 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, उनके ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये जो है ना आपको मेनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जो एलिमेंट्स हैं, -3, +3 एंड +5। -3 ये शो करेंगे जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, +3 शो करेंगे जब अपने से ज़्यादा अच्छी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, +5 भी शो करेंगे जब ये आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी सबकी कुछ अलग अलग है, ये आपको इस पर ध्यान देना है। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आप ये पहले पढ़ोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसके बाद आप ये नोट करोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। इनका रीज़न सेम है दोनों का, वो रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि जो इसमें जो इनकी आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, NS2 NP3। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ना वो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो s ऑर्बिटल का पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो शो करता है। वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनर्टनेस शो करता है। वो इनर्टनेस मीन्स नॉन रिएक्टिविटी शो करता है, इंटरेस्ट शो नहीं करता। आप ये लगा लो कि जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनर्ट है टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस या केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसीलिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन +5 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बिस्मथ है, जो लास्ट एलिमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का सिर्फ एक ही कंपाउंड है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। और वो भी इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आप ये इसको देख सकते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज़ द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसका पेयर जो है, टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग में वो रिलक्टेंस शो करता है, मतलब इग्नोरेंस शो करता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो दिस इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस। इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा केमिकल बॉन्डिंग में? सिर्फ P के 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 हो ही नहीं पाएगी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो +5 की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, जबकि +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इज़ मोर स्टेबल वाइल हायर इज़ लेस स्टेबल। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करने की जो टेंडेंसी है, क्षमता है,
इन एलिमेंट्स की 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, तो साइज़ में इंक्रीज़ होने के कारण और मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे से आप नीचे मूव करोगे ये कम शो करेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि बिस्मथ जो है वो तो मेटल है। अब बिस्मथ मेटल है तो वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेगा, नहीं करेगा ना। इसलिए जैसे से हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो उनकी टेंडेंसी है वो कम होती चली जाती है। यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, यहाँ पर ये बात है उनकी टेंडेंसी की, उनकी क्षमता की, उनके अप्रोच की। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन में एग्जिबिट दीज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। ऑक्सीजन के साथ जब ये नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है N2O में। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको फाइंड करना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नाइट्रोजन N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ +1। ठीक है, और +2 किस में है, +2 है NO में, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +4 किस में है, +4 आप फाइंड करोगे, +4 है N2O4 में। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस कुछ ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ये आप आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ऑक्सो एसिड्स में एसिड्स ही होते हैं, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना वैसे ही एसिड होते हैं। फास्फोरिक एसिड वो भी ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, और भी इसके ऐसे ही एसिड्स होते हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, उनमें ये +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। एसिडिक सॉल्यूशन में नाइट्रोजन की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिसप्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखती हैं, डिसप्रपोर्शनेट हो सकते हैं इसके कंपाउंड। जो मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, जो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो रिड्यूस भी हो सकती है एट द सेम टाइम और ऑक्सीडाइज भी हो सकती है। वो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी जा सकती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी जा सकती है। डिसप्रपोर्शनेशन का यही मतलब होता है ना कि सेम कंपाउंड गेट रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेम रिएक्शन। तो यहाँ आप देखो, आपको याद आ जाएगा 11th में आपने ये किया है कि जो नाइट्रस एसिड है HNO2 ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो ये नाइट्रिक एसिड वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। HNO2 में नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ 3 पॉजिटिव। यहाँ ये ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो गया। +3 to +2 रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड में या एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में करते हैं ये ऐसा, एसिडिक सॉल्यूशन में ये एसिड्स ही तो है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। डिसप्रपोर्शनेशन ये थोड़ा डेफिनेशन इसकी बता दी है मैंने दोबारा से। एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बीच वाली, कन्वर्ट्स टू 2 कंपाउंड्स इन विच 1 इज़ रिड्यूस्ड एंड 1 इज़ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब जो फास्फोरस है वो भी डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में भी शो करता है और अल्कलाई मीडियम में भी शो करता है वो। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में भी शो करेगा और एसिडिक मीडियम में भी वो शो करेगा डिसप्रपोर्शनेशन इनटू +5 एंड -3। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो कि इन दोनों में डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगी। इन दोनों के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन दोनों के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव। अगर ये रिड्यूस होती है तो रिड्यूस होकर -3 हो जाएगी, अगर ये ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज होकर ये +5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बिस्मथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं करते हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल हैं। आपने वैसे भी देखा कि बिस्मथ जो है सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इसके तो चांसेस ख़त्म हो गए +5 में जाने के, है ना, और -3 में जाने के भी इसके कम हो गए क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स तो माइनस में होती नहीं है। इसके बाद है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ +4।
जो मतलब जो टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये मैक्सिमम 4 बना सकता है, ये 4 कोवलेंसी शो कर सकता है क्योंकि इसके पास 4 ऑर्बिटल्स है। इसकी वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल्स है जिनको ये यूज़ करके +4 कोवलेंसी शो कर सकता है। डी ऑर्बिटल्स इसमें है ही नहीं, इसलिए 4 से ज़्यादा कोवलेंसी शो नहीं करेगा, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि नाइट्रोजन को छोड़कर, जो कि सेकेंड पीरियड में है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 15th ग्रुप के, उन सब के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। दे कैन एक्सपैंड देयर कोवैलेंसी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हैं हमारे जो हमने आज ये 15th ग्रुप के एलिमेंट्स किए, उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके क्या ट्रेंड्स हैं सेम ग्रुप में, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है और क्यों है, वो सब हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।